प्रदेश की जनता का साथ किसी को भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किस तरह का माहौल, किस तरह का उत्साह आज देखने को मिल रहा है जनता में। आनंद जी। जी बिल्कुल, आपने रेशु उत्साह की बात कही है। तो अभी तक जो 9 बजे तक के आंकड़े हैं, अगर उसको हम देखें तो 13% मतदान उत्तर प्रदेश में, जो 10 लोकसभा सीटें जहां मतदान हो रहा है वहां पर 13% मतदान सुबह 9 बजे तक हो चुका है। जो सबसे अधिक मतदान हुआ है वो संभल में 14% से भी अधिक मतदान अब तक दर्ज किया जा चुका है, जबकि आंवला में मत गति कुछ धीमी है, लगभग 11.5% के आसपास मतदान अब तक वहां पर हुआ है। कुल मिलाकर अगर आप देखें रेशु, तो जो 10 सीटें जहां पर आज ये चुनाव हो रहा है वहां पर अगर 2019 से कंपेयर करें तो इन 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के को इसमें इस चरण में अधिक बेहतर करना होगा, अगर उसका जो अपना लक्ष्य है 400 पार का उसको पूरा करना है तो। लेकिन एक खास बात यह भी है कि जहां पर आज ये मतदान हो रहा है 10 सीटों पर, वहां पर यादव लैंड भी कहा जाता है और समाजवादी पार्टी का भी गढ़ हो रहा है। चाहे आप इटावा की बात करें, चाहे आप मैनपुरी की बात करें, चाहे आप फतेहपुर सीकरी की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, ये बदायूं की बात करें, संभल की बात करें, तो समाजवादी पार्टी का यहां पर लंबे समय तक वर्चस्व रहा है। हालांकि 2019 में बीजेपी ने अधिकतर सीटों पर जीत जरूर दर्ज की, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी यहां से चुनाव लड़ रही है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 3 सीटें जो आज की चरण की है 10 सीटें, उसमें 3 सीटों पर मुलायम परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप बदायूं की बात करें तो शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव यहां से चुनाव मैदान में हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव मैदान में है, तो वहीं फिरोजाबाद से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप ये कह सकती हैं कि प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी की है, तो प्रतिष्ठा समाजवादी पार्टी की भी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। सचिन, क्योंकि अगर बात करें इन 10 सीटों को लेकर, तो 10 सीटों में से पिछली बार की अगर बात करते हैं तो 2 सीटों पर साइकिल दौड़ी थी और बाकी सीटों पर कमल खिला था। लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो किस तरह देखने को मिल रही है, विशेष तौर पर अगर एटा की बात करें तो? देखिए, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा। एटा सपा का गढ़ माना जाता रहा है और पिछले 10 साल यानी 2 बार की अगर बात की जाए, यहाँ पे भाजपा के जो सांसद है राजजीत सिंह राजू भैया 2 बार से सिटिंग एमपी यहाँ पे रहे और तीसरी बार भाजपा ने उनको फिर एक बार मौका दिया यहाँ पर। हालांकि सपा ने यहाँ पर जातिगत जो आंकड़े हैं उनको देखते हुए 60 के प्रत्याशियां उतारा है। अब टक्कर कसमकस है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एटा में 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें से एक जलेसर आगरा लोकसभा में लगती है और अलीगढ़ जो विधानसभा है वो फरुखाबाद विधानसभा में लगती है। अब महज एटा की 2 विधानसभा, एटा सदर और महारेरा, एटा लोकसभा में लगती है। ऐसे में यहाँ पे करीब 6.5 लाख मतदाता है जो अब दोनों प्रत्याशियों के भाग्य को तय करेंगे। और आज मतदान लगातार जारी है। 9 बजे तक 13% मतदान हुआ है। अच्छा मतदान हुआ है पहले की अपेक्षा। जो लोग हैं उनका मानना है, अधिकारियों का ऐसा मानना है कि पिछले बार जब मतदान हुआ था तो 9 बजे के जो आंकड़े थे वो 10% से भी कम थे, लेकिन इस बार 13% से भी अधिक मतदान होना कहीं न कहीं जागरूकता की बात जरूर है। जी बिल्कुल, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। जरा मध्य प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्योंकि दिग्विजय ज्योतिरादित्य से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक इस तीसरे चरण में मैदान में हैं, उनकी तो हम यहां पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में सुबह से ही मतदाता लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, उनके लिए इस बार क्या कुछ स्थल पर वहां ऐसे इंतजाम किए गए हैं ताकि तपिश से वो बच सकें? बिल्कुल रितु, देखिए मध्य प्रदेश में 9 सीटों में मतदान जारी है। 9 बजे तक की जो पोलिंग है उसमें 14.22% मतदान हो चुका है। जैसा कि आपने कहा कि गर्मी से बचने के लिए निर्वाचन ने क्या व्यवस्थाएं की है, तो पोलिंग स्टेशन पे टेंट लगाए गए हैं और छाया की व्यवस्था की गई है, वहीं पेयजल की व्यवस्था की गई है। और अगर कोई विकलांग है तो उसको चाहे साइकिल की व्यवस्था की गई है। तो निर्वाचन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी और सुचारू रूप से अभी मतदान चल रहा है ऋतु मध्य प्रदेश। जी संतोष, कौन कौन से दिग्गज हैं जिनकी आज अग्नि परीक्षा होनी है मध्य प्रदेश के भीतर? बिल्कुल ऋतु, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान है, इन 9 सीटों में खास तौर से विदिशा की सीट जिसमें शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं, राजगढ़ की सीट जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, वहीं गुना की जो सीट है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है,
फिलहाल 2 मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री की साख दांव पे लगी हुई है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि राजगढ़ में अभी तक 9 बजे का जो मतदान प्रतिशत है सबसे अधिक 16.57% हुआ है। तो फिलहाल राजगढ़ में सबसे अधिक अभी तक 9 बजे का अगर स्टेटस देखा जाए तो सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। यहाँ से दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में है, तो वहीं आपको बता दूं विदिशा जो है वहां से शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। तो फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि तीनों दिग्गजों की जो दाव है वो साथ पे लगी हुई है और दोनों पार्टियां भरपूर कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाए। जी सभी जो पार्टियां हैं वो कोशिश कर रही थी पहले से ही कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है वो उनके हिस्से में यहाँ पर आए। लेकिन आनंद जी, क्योंकि पिछले 2 चरणों की अगर वोटिंग प्रतिशत को लेकर हम यहाँ पर बात करें तो वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, और इस चरण के लिए चाहे चुनाव आयोग की बात करें या विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की बात करें, काफी मेहनत इस बार की गई है, कई जनसभाएं की गई, कई रैलियां की गई। लेकिन सुबह से जो मतदान हो रहा है, क्या उससे लग रहा है कि जो 2 बार के जो अभी 2 चरणों में जो मतदान हुआ है, इस बार मतदान का जो प्रतिशत है वो तीसरे चरण में वो बढ़ सकता है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल ऐसी उम्मीद जरूर जताई जा रही है, क्योंकि सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 13% के आसपास हैं और ठीक ठाक ये आंकड़े हैं सुबह के लिहाज से अगर देखें। जो पहले 2 चरण में मतदान कम है, कम जरूर हुआ है, लेकिन उसकी कुछ वजहें भी हैं, क्योंकि गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है, टेम्परेचर इस समय बहुत अधिक है, ये भी एक वजह हो सकती है। और साथ ही साथ दूसरी जो कुछ चीजें जो सियासी तौर पर चीजें रही हैं, जो सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी, उसका ये कहना है कि विपक्ष के मतदाता हताश है, निराश है, उन्हें लग रहा है कि वो सत्ता में आने वाले नहीं है, उनके नेता प्रचार में उस तरह से पूरे जोश खरोश से नहीं है जिस तरह 2014-19 में हुआ करते थे। तो उनका यह कहना है कि विपक्ष के मतदाता नहीं निकल रहे हैं। विपक्ष का यह आरोप है कि क्योंकि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और वोटिंग कम हो रही है, तो ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी के मतदाता कम नहीं निकल रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की अगर बात सुने तो चुनाव आयोग का ये कहीं ना कहीं ये मानना जरूर है कि जो गर्मी है, भीषण गर्मी पड़ रही है, और ये चूंकि अब मई का महीना शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की दिक्कतें हैं। जबकि जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, मतदान के लिए प्रोत्साहित जरूर किया जाता है, लेकिन मतदान कम जरूर हुआ है। 66% के करीब फर्स्ट फेज में मतदान हुआ था, जबकि 67% के करीब दूसरे चरण में मतदान हुआ। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि क्योंकि अब थर्ड फेज में चुनाव आ चुका है और एक तरह से जो उत्साह चाहिए होता, जो एनर्जी चाहिए होती है, अब कहीं ना कहीं जनता में आ चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि आज का जो मतदान प्रतिशत होगा वो सबसे अधिक रहने वाला है या सबसे अधिक हो सकता है। जी, मतदान प्रतिशत तीसरे चरण का अधिक हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें सचिन, तो क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ विशेष इंतजाम हमने देखा कि बुजुर्गों के लिए किए गए, इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए भी किए गए। एटा में चुनाव आयोग ने इस बार गर्भवती महिलाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कई राज्यों में तो हमने ये भी देखा कि गर्भवती महिलाओं को बकायदा पालकी में लेकर आया गया और उसके बाद उनसे मतदान कराया गया। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिला प्रशासन ने तैयारियां बिल्कुल दुरुस्त की है। यहाँ सखी बूथ के नाम से कुछ बूथ बनाए गए हैं जो महिलाओं के लिए उपयोग के लिए हैं। दूसरी बात, हमारे सहयोग जिस तरीके से अभी बता रहे थे कि जो अभी हीट वेव का असर निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, समय अब हुआ है और हो सकता है कि जो जिस तरह की मेरे पीछे आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइनें अभी जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन हो सकता है घंटे 2 घंटे बाद ये लाइनें कहीं न कहीं यहाँ पर थम जाए। लेकिन अब ये बात समझने की जरूरत है कि यहाँ पर लगातार अमित शाह, भाजपा के जो गृह मंत्री है, वो अमित शाह की रैली हुई, सीएम योगी की रैली हुई। यहाँ लगातार अखिलेश ने 2 रैलियां की एटा और कासगंज में। कहीं न कहीं सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा भी यहाँ पे दांव पे लगी हुई है। एक तरफ भाजपा और जो सपा के प्रत्याशी देवेश शाक्य उनको भारी बताकर कहीं न कहीं उसको बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब सपा प्रत्याशी जो बात की है, सपा नेताओं से जो बात की गई है, वो एक तरफा चुनाव होने की बात कर रही है। आज सुबह मैंने भाजपा एमएलसी आशीष यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि यूपी की जो 80 सीटें, उसमें 80 में 80 बीजेपी जीत रही है। तो कहीं न कहीं दोनों तमाम जो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों जो पार्टियां हैं वो लगातार दावे जीत के कर रहे हैं। अखिलेश ने जहां जो रैलियां की, उन्होंने कहा कि हम 79 सीटें जीत रहे हैं, 1 पर लड़ाई है। अब वो एक सीट कौन सी थी उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया सवाल पूछे जाने पर। तो सीधा सा यहाँ पर यह है कि एक तरफ जहाँ भाजपा सपा प्रत्याशी को लेकर जो जिस तरह की बातें कह रही है कि भारी प्रत्याशी दिया है, यहाँ की जनता उसको पसंद नहीं करेगी और तमाम बातें जो होती हैं, लेकिन जो सपा प्रत्याशी सपा नेता है उनका कहना है कि इस बार उनकी लड़ाई किससे नहीं है और एक तरफा जीत हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर 2 बार के सांसद भाजपा प्रत्याशी राजवीर सिंह राजू भैया मैदान में है, उनकी भी साख और प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि इस बार जो साख के मतदाता आने के बाद जो लड़ाई है यहाँ की एटा लोकसभा सीट की, कहीं न कहीं कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल सचिन, हम वापस से आपके पास आएंगे, लेकिन अगर इन 10 सीटों को लेकर आनंद जी बात करें तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इन 10 सीटों को, क्योंकि पिछले कई चुनाव आप देखते हुए आए हैं, 2019 के चुनाव और इस बार के चुनावों में, क्योंकि जो असली मुद्दे थे वो तो इस बार कहीं ना कहीं गौण नजर आए। हाँ, देखिए रेशो, जो असली मुद्दे होते हैं इसी चुनाव में नहीं, हर चुनाव में गौर नजर आते हैं। जब चुनाव शुरू होता है उसके पहले पार्टियां जो मैनिफेस्टो जारी करती हैं उसके आधार पर वो आगे बढ़ती हैं, उसको जनता के बीच ले जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे जुबानी जंग तेज होती है, नेता बयानबाजी करते रहते हैं, तो मुद्दे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और जो नेताओं के जो बयान होते हैं उसका पोस्टमार्टम होने लग जाता है और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी का हो, वो मुद्दे कहीं परे हो जाते हैं और जो नेता बयानबाजी करते हैं वो प्रमुख मुद्दे बन जाते हैं, जैसा कि इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। जहां तक बात आपने महत्वपूर्ण सीटों की है, तो 10 जो सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है, मैनपुरी की सीट सबसे अधिक हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो यहां से चुनाव मैदान में है। उपचुनाव को वो ऐतिहासिक वोटों से जीती हैं। लेकिन जिस प्रत्याशी को उनके सामने बीजेपी ने उतारा है, जयवीर सिंह, वो भी कम कद्दावर नहीं है, कैबिनेट मंत्री है सरकार में, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का प्रभार उनके पास है और खास बात यह है कि उसी मैनपुरी सदर से वो विधायक भी हैं। तो आप ये कह सकती हैं, और पुराने नेता है वो, उनकी जो राजनीति रही है वो नगर पालिका और पंचायत चुनाव से लेकर आगे तक की राजनीति रही है, तो वहां पे काफी घुटे हुए नेता है, काफी उन्होंने काम किया है, तो मुकाबला यहाँ पे दिलचस्प होने जा रहा है। एक जो और महत्वपूर्ण सीट है जहां पर यादव परिवार यानी मुलायम सिंह परिवार के साथ दांव पर है, वो है बदायूं की सीट रेशु, जहां से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव मैदान में है। शिवपाल को पहले टिकट दिया गया था, लेकिन उनकी जगह फिर उन्होंने अपने बेटे को प्रमोट किया और उनका बेटा वहां से, आदित्य यादव, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संघमित्रा मौर्य 2019 में सांसद रही थी, चुनी गई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काट के यहां से दुर्विजय सिंह शाक्य को टिकट दिया गया है और बीजेपी का यह मानना है कहीं ना कहीं कि यहां पर मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो 2019 में साथ हुआ करती थी, जिसका गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ, वो इस बार चुनाव मैदान में अलग है। तो जहां पर भी आप चुनाव देखेंगी, आप भले हम ये आकलन करें कि समाजवादी पार्टी या बीजेपी का सीधा मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले को बहुजन समाजवादी पार्टी त्रिकोणीय बना रही है। विनिंग सिचुएशन में वो है कि नहीं है, लेकिन एक उसका जो अपना वोट बैंक है उसको अगर लेकर वो जनाधार सरक जाती है तो किसका नफा होगा, किसका नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी देने के लिए, आनंद सिंह, सचिन और संतोष जी।